हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम NDA 1 2026 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि लेट P, Q एंड R बी थ्री अनइक्वल नंबर्स। इक्वल नहीं है, दैट इज P इज नॉट इक्वल्स टू Q इज नॉट इक्वल्स टू R such that P, Q and R are in AP. These are in AP. This implies that Q minus P, common difference same होगा, Q minus P is equals to R minus Q. If Q minus P, R minus Q and P are in GP, these are in GP, this implies that since this and this equal, हम इसको मान लेते हैं D, common difference. तो हमें क्या दिया है कि D, D और P किस में है? GP में है। इसका मतलब क्या हो गया? D स्क्वायर किसके बराबर है? DP के बराबर है। ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा D और P का, राइट। एक तरफ ले जाइए। इसका मतलब क्या आ गया कि D जो है कॉमन ले लेंगे तो D माइनस P किसके बराबर है? 0 के बराबर। इसका मतलब या तो D 0 है या फिर D जो है वो P के बराबर है। अब अगर D 0 हो गया तो इस केस में क्या होगा कि D 0 हो गया, यहाँ पर 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? Q P के बराबर आ जाएगा और R भी हमारा Q के बराबर आ जाएगा, मतलब तीनों हमारे सेम हो जाएंगे। यहाँ पर बोला कि 3 अनइक्वल नंबर्स है, तो ये केस हमारा रूल आउट हो गया। दूसरा केस बच गया D इज इक्वल्स टू P। अगर D P के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो P में D ऐड किया तो Q आया, तो मतलब Q किसके बराबर हो गया? 2P के बराबर। एंड देन 2P में P ऐड करेंगे तो R आएगा, यानी R हमारा किसके बराबर हो गया? 3P के बराबर हो गया, ठीक है। हमें बोला है कि देन द रेशियो ऑफ P प्लस Q, Q प्लस R एंड R प्लस P। नाउ Q की वैल्यू 2P रखिए तो P प्लस 2P यानी 3P हो गया हमारा, इस टू Q प्लस R, Q की वैल्यू 2P, R की वैल्यू 3P, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5P इज टू R प्लस P यानी 3P प्लस P यानी कि 4P। तो हमारे पास क्या आ जाएगी रेशो? 3:5:4। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा GP से इन्होंने पूछा है। इफ P, G1, G2 एंड Q आर इन GP, ये चारों टर्म्स हमारी किस में है? GP में है। तो यहाँ से अगर मैं ये तीन लूँ, ये ट्रिपलेट लूँ, तो G1 स्क्वायर मेरा किसके बराबर हो जाएगा? PG2 के बराबर हो जाएगा। और G2 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? मेरा QG1 के बराबर हो जाएगा, जब आप ये तीनों लो, ठीक है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन बनेगा। आगे बोला है एंड M इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ P एंड Q। अरिथमेटिक मीन है, इसका मतलब क्या है कि P प्लस Q किसके बराबर है? 2M के बराबर है। नेक्स्ट हमें बोला है देन G1 स्क्वायर अपॉन G2 प्लस G2 स्क्वायर अपॉन G1 की वैल्यू क्या होगी? तो G1 स्क्वायर की जगह ये रख दीजिए, G2 स्क्वायर की जगह ये रख दीजिए, देख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया P G2 बाय G2 प्लस Q G1 बाय G1। तो G1 ये हमारी कैंसिल हो गई दोनों टर्म्स। हमारे पास बच गया P प्लस Q, और P प्लस Q किसके बराबर दिया? 2M के बराबर दिया, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 2M। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें बोला है कंसिडर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। कैसी इनइक्वालिटीज दी हैं? हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं और उनके बीच में कंपैरिजन करके दिया है कि 1+4i ग्रेटर देन है 3+2i से। तो क्या हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट कंपेरेबल, ठीक है। यूजुअल लेस देन वहाँ पर काम नहीं करता है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इनमें से कोई भी वैलिड इनइक्वालिटी नहीं है, नन ऑफ देम इज वैलिड, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है? लेट Z1 एंड Z2 be complex numbers such that 3Z1 by 4Z2 is purely imaginary। यहाँ बोल दिया कि प्योरली इमेजनरी है। प्योरली इमेजनरी है का क्या मतलब है कि 3Z1 4Z2 कुछ किस टाइप की वैल्यू दे रहा होगा? 0 प्लस सपोज KI टाइप की वैल्यू दे रहा होगा, ओके। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि 3Z1 किसके बराबर है? 4 के Z2 I के बराबर है, ठीक है।
हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट हमें पूछा है कि व्हाट इज मॉड्यूलस z1 प्लस z2 बाय z1 माइनस z2 किसके बराबर आएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम z1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। z1 की वैल्यू रख देंगे z2 की टर्म्स में। z1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 k i z2 बाय 3। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखिए तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4/3 k i z2 प्लस z2 बाय 4/3 k i z2 माइनस z2, और इसका क्या करना है, मॉड्यूलस निकालना है। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर z2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर और नीचे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया 4/3 k i+1, और नीचे बच गया 4/3 k i-1। ठीक है, अब यहाँ से आ गया हमारे पास 4 k i+3, और नीचे आ गया 4 k i-3। जो डिनोमिनेटर में 3 था ऊपर नीचे वो कैंसिल हो जाएगा। इसका क्या करना है, मॉड्यूलस निकालना है। तो ऊपर वाले का मॉड अलग निकाल लेते, नीचे वाले का मॉड अलग निकालते हैं। अब जो k है वो तो एक रियल नंबर था, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया पूरा। ये उसका इमेजिनरी पार्ट है, ये उसका रियल पार्ट है। तो मॉड्यूलस कैसे निकलेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी 16 k²। यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। नीचे देखते हैं, नीचे हमारे पास ये एक इमेजिनरी नंबर बन गया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ये हमारा रियल पार्ट है माइनस के साथ। तो हमारे पास इसका मॉड्यूलस क्या आएगा, -3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 4 k का स्क्वायर 16 k²। ऊपर और नीचे सेम वैल्यू है तो कैंसिल होकर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर क्यूब रूट्स ऑफ -8। तो क्यूब रूट्स के लिए हमारे पास एक फायदेमंद चीज रहती है कि हमें 1 के क्यूब रूट्स पता है क्या होते हैं। 1 होता है, ओमेगा होता है, और ओमेगा स्क्वायर होता है। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया है, जैसे 8 दिया, 10 दिया है, 100 दिया, 1000 दिया, पिछले टेस्ट में 1000 था, तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। कैसे, हम एक क्यूब रूट निकाल लें, 1000 का क्यूब रूट मुझे पता है 10 होगा, और बाकी क्यूब रूट्स कैसे आ जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 10, 10 ओमेगा, 10 ओमेगा स्क्वायर, ये 3 क्यूब रूट्स बन जाएंगे 1000 के। ठीक है, एक रियल है, बाकी दोनों इमेजिनरी है। अब ऐसे ही यहाँ पर हमें क्या बोला है कि -8 के क्यूब रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ कि अल्फा, पहले तो एक क्यूब रूट बताओ -8 का, क्या हो जाएगा, -2। -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आएगा। तो अल्फा मेरे पास हो जाएगा -2, बीटा मेरे पास हो जाएगा -2 ओमेगा, और गामा मेरे पास हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्यूब रूट्स बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर हमें किसी भी नंबर के पूछ रखे हो, क्योंकि हमें किसके पता है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आएगी, दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट, इमेजिनरी जो रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स जो रूट्स हैं। ठीक है, अच्छा, हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें वैल्यू इसकी बतानी है, वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास -2, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4p² प्लस, बीटा की वैल्यू है -2 ओमेगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 ओमेगा स्क्वायर q², और यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 ओमेगा r²। राइट, नीचे आ गया हमारे पास बीटा का स्क्वायर यानी 4 ओमेगा स्क्वायर p² प्लस गामा का स्क्वायर यानी 4 ओमेगा q² प्लस अल्फा का स्क्वायर यानी कि 4r²। अब ऊपर से और नीचे से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, p² प्लस ओमेगा स्क्वायर q² प्लस ओमेगा r² अपॉन ओमेगा स्क्वायर p² प्लस ओमेगा q² प्लस r²। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, आगे कैसे जाएंगे। तो हमें क्या पता है कि अगर मैं ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसका क्यूब करूंगी तो क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ रही है, आइडेंटिटी आ रही है। ठीक है, राइट, हाँ जी ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर से ओमेगा स्क्वायर कॉमन लूँगी, तो मेरे पास आ जाएगा p² ओमेगा स्क्वायर q² प्लस ओमेगा r²
ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो यहाँ बच गया हमारे पास पी स्क्वायर, यहाँ बच गया मेरे पास ओमेगा बाय ओमेगा स्क्वायर, तो नीचे ओमेगा बच जाएगा 1/ओमेगा क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया r² अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो हमें क्या पता है 1/ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के बराबर हो जाएगा। सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, बाहर ओमेगा स्क्वायर बच रहा है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये इसके बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, कट के 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया 1/ओमेगा स्क्वायर, 1/ओमेगा स्क्वायर हमारे पास बचा, यानी ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या है ओमेगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया ओमेगा। अब हमें आंसर्स जो दिए हैं वो किसकी टर्म्स में दिए हैं, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज की टर्म्स में दिए हैं। ठीक है, तो हम वही निकाल लेते हैं भाई। ओमेगा कब आएगा, जब मैं गामा को अल्फा से डिवाइड करूँ, जब मैं गामा को अल्फा से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये नहीं हो सकता। जब मैं गामा को बीटा से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा ओमेगा आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ट्वाइस ऑफ गामा को जब मैं अल्फा से डिवाइड करूंगी तो क्या ओमेगा आएगा, नहीं 4 बन जाएगा ना ऊपर, तो 2 बचेगा। ट्वाइस ऑफ गामा को बीटा से करूंगी तो आ जाएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² प्लस 5n। इफ द mth टर्म ऑफ द AP इज 68 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। m की क्या वैल्यू होगी हमें ये बताना है। ठीक है, देखिए हमें बोला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब Sn हमें दिया है 3n² प्लस 5n। Sn क्या हो गया n टर्म्स का सम। अगर मैं S1 निकाल रही हूँ मतलब फर्स्ट टर्म आ जाएगी, S1 हमारा किसके बराबर आएगा A1 के बराबर आएगा, तो 1 रखेंगे तो हमारे पास A1 मिल गया हमें 8। हाँ जी ठीक है। देन A2 अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगा, S1 S2 माइनस A1 करके मेरे पास A2 आ जाएगा। अब S2 कैसे निकलेगा, n की जगह पर 2 रखिए, तो यहाँ आ जाएगा 2 2 4 3 12 प्लस 2 5 10 यानी कि 22 माइनस 8 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा A2 आ जाएगा, जो कि आ गया हमारे पास 40। ठीक है, ऐसा करने से क्यों आया, क्योंकि S2 क्या है, S2 इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी A1 प्लस A2। अब इसमें से मैंने माइनस A1 कर दिया तो मेरे पास A2 बच गया, राइट। तो A2 क्या हो जाएगा S2 माइनस A1, जो कि हमारे पास आ गया 40। अच्छा, अब मुझे AP मिली जिसकी फर्स्ट टर्म 8 है, सेकेंड टर्म 14 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 14 माइनस 8 6 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस D मिल गया मुझे। नेक्स्ट मुझे क्या दिया है, इफ द mth टर्म ऑफ AP 68, mth टर्म 68 है, मुझे m की वैल्यू बतानी क्या होगी। तो mth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म यानी कि 8 प्लस m-1 इंटू कॉमन डिफरेंस यानी कि हमारे पास है 6, किसके बराबर है 68 के बराबर है। तो यहाँ से आ गया m-1 इंटू 6 किसके बराबर है 60 के बराबर है, m-1 किसके बराबर है 10 के बराबर है, m किसके बराबर आ जाएगा 11 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है अ सेट S कंटेन्स 2n प्लस 1 एलिमेंट्स। एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2n प्लस 1 है, ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इफ द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ S विच कंटेन्स एट मोस्ट n एलिमेंट, यहाँ पर बोला है एट मोस्ट n एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट करने वाले भी, एक एलिमेंट रखने वाले भी काउंट करने हैं, 2 एलिमेंट्स रखने वाले भी काउंट करने हैं, एंड कहाँ तक n एलिमेंट्स रखने वाले सेट तक हमें काउंट करना है, 0 वाला 5 भी काउंट होगा। ठीक है, कितने हैं, इन्होंने बोला कि ऐसे सेट जिनमें एटमोस्ट n एलिमेंट है, मतलब मैक्सिमम n एलिमेंट हो सकते हैं, 0 1 2 3 अप टू n एलिमेंट्स। ऐसे सेट कितने बन रहे हैं 1 0 2 4, काउंटिंग की है हमने उन सेट्स की। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या होगी हमें ये बताओ। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा, ये चीज हमने पढ़ी है कि जो सेट होता है अगर उसमें n एलिमेंट हैं तो उसमें कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, उसके 2n सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, पावर सेट की कार्डिनैलिटी 2n आएगी। लेकिन ये आता कैसे है, कहाँ से आता है, एक्चुअली में सबसेट बनते कैसे हैं ये बस सोचो। सबसेट क्या होगा कि उसके एलिमेंट्स हमारे S में होने चाहिए ना। S में अगर हमारे पास
n एलिमेंट्स हैं, सपोज 1 2 3 n एलिमेंट्स है, इसके सबसेट बनाने हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक तो हो गया एम्प्टी सेट, मुझे मैंने कुछ भी चूज नहीं किया। दूसरा हो गया कि मैं इनमें से इन एन में से कोई एक चूज करके सिंगलटन टाइप के सेट, कार्डिनैलिटी के हिसाब से देख रहे हैं ना, सिंगलटन टाइप के कितने सेट बना सकती हूँ मैं, एन सेट बना सकती हूँ, राइट। देन डबलटन, डबलटन कैसे बनाऊंगी, इन एन में से दो दो चूज करके, ठीक है। NC2 कितने चूज कर पाऊंगी उतने ही मैं डबलटन बना पाऊंगी, और वो इसकी सबसेट बनेंगे। फिर NC3 ट्रिपल वाले काउंट हो जाएंगे। ऐसे करते हुए मुझे कहाँ तक जाना है, NCN तक जाना है, ठीक है। ये सब चीजें मैं सारी कॉम्बिनेशंस की वैल्यू काउंट करके सम करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे इस सेट के जिसमें n एलिमेंट्स थे, राइट। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया कि जो बेसिकली हमने फॉर्मूला याद कर रखा है कि 2 raised to power n नंबर ऑफ सबसेट्स होता हो जाते हैं उस सेट के जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू एंड सो ऑन NCN। इन सब का सम 2 raised to power n के बराबर होता है, ठीक है यहाँ तक। इतनी बात तो समझ आ गई। अब आगे बताइए, आगे हम ये बताएंगे कि यहाँ पर जो NCR होता है, जो कॉम्बिनेशन फंक्शन होता है, ये हमारा क्या होता है, एक टाइप का एक पैटर्न फॉलो करता है। NCR जो होता है वो बराबर होता है NCN-R के, ठीक है। क्यों, देखो ये क्या बनेगा n फैक्टोरियल, ये बनेगा n-R फैक्टोरियल, राइट। और यहाँ आएगा r फैक्टोरियल, ये क्या बनेगा, ये भी तो यही बनेगा n फैक्टोरियल, n-R फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, NCR जो है वो NCN-R के बराबर का है। NC0 की वैल्यू जो है वो NCN के बराबर आएगी, NC1 की वैल्यू जो है वो NCN-1 के बराबर आएगी, ठीक है। इस तरह से हमारा चीजें काम करती है, ठीक है। अब ये NC0 क्या बता रहा है, जीरो एलिमेंट्स के साथ इसका जो सबसेट होंगे कितने हो सकते हैं वो बता रहा है। NC1 क्या बता रहा है, एक एलिमेंट के साथ इसके सबसेट कितने होंगे उसका नंबर देगा। NC2 क्या दे रहा है, दो एलिमेंट्स के साथ इसके कितने सबसेट बन सकते हैं वो दे रहा है। अब हमें दिया है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस विच कंटेन्स एट मोस्ट एन एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हमें कहाँ तक काउंट करना है हमें, सबसे पहली बात तो हमारे सेट में कितने एलिमेंट है, 2n+1 एलिमेंट है, यानी कि इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, टोटल 2 raised to power 2n+1 सबसेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, 2n+1 0 प्लस 2n+1 1 प्लस एंड सो ऑन 2n+1 2n, ये पूरे सम के बराबर होगा, हाँ। अब हमें पूछा है कि n एलिमेंट्स तक का, तो यहाँ पर 0 1 2 n एलिमेंट्स तक के हमें क्या दिया है, वहां तक की संख्या हमें दी है, कितनी है, 1024 है, ठीक है। और हमें क्या पता चला, अभी हमने ऑब्जर्व किया कि ये बराबर वैल्यू देगा, ये एंड इसके इधर ले जाइए आप, 2n+1 - 1 यानी 2n+1 C, 2n किसके बराबर हो जाएगा, 2n+1 C 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या करता है, बराबर वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ कि इनको मैं बराबर रख लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2n+1 C0 आ जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ 2n+1 C1 आ जाएगा। ऐसे करते हुए हमारे पास कितने नंबर हैं, ओड नंबर है, तो एग्जैक्टली हाफ में निकाल सकती हूँ, कहाँ तक जा सकती हूँ मैं, 2n+1 + 1 यानी 2n+2/, ठीक है। तो मतलब n+1 तक जा सकती हूँ। तो ऐसे करते हुए मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, n+1th टर्म तक जा सकती हूँ। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, n+1th टर्म कहाँ होगी हमारे पास, ट्वाइस ऑफ 2n+1 C n हमारी क्या होगी, n+1th टर्म होगी।
ठीक है, यहाँ पर क्या था, हम 2n+1 तक जा रहे थे, तो 0 1 2 3 अप टू 2n+1 कितनी टर्म थी, 2n+2 टर्म थी। अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 0 इसके बराबर है तो 1 इसके इधर वाले के बराबर है, तो ऐसे करते हम एग्जैक्टली हाफ तक जाएंगे। हाफ तक का जो सम होगा वो अगले हाफ सम की क्या होगा, बराबर होगा। बेसिकली क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है हमारे पहले हाफ का, राइट। तो हमारे पास ट्वाइस हो जाएगा 2n+1 C0 प्लस 2n+1 C1 एंड सो ऑन 2n+1 CN। इसकी वैल्यू हमें दी है ना, यही तो बोला है ना हमें कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस कंटेन्स एट मोस्ट एन एलिमेंट। तो ये वाला भी काउंट हो गया, ये वाला भी काउंट हो गया, ये वाला भी काउंट हो गया, सारे काउंट हो गए एट मोस्ट एन में। इसकी कितनी संख्या दी है हमें, 1024 दिया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 raised to power 2n+1 इज इक्वल्स टू 2 × 1024। यहाँ से आ गया 2 raised to power 2n, यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर +1 -1 हो जाएगा, राइट। डिवाइड करेंगे 1024 के बराबर है। 1024 क्या है, 2 raised to power 10। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2n = 10, यानी n = 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 सर्कल्स। मैक्सिमम काउंट करना है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि 2 सर्कल अगर हम लें तो वो 2 सर्कल मैक्सिमम कितनी बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। एक सर्कल, दूसरा सर्कल, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पर ही इंटरसेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ये, हाँ जी। तो अब मेरे पास कितने सर्कल, मेरे पास 5 सर्कल हैं। 5 सर्कल में से 2 सर्कल्स कितने चूज कर सकते हैं, कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, 10 तरीकों से चूज किया जा सकते हैं। और एक पेयर जब हम देखेंगे तो वो एटमोस्ट 2 जगह पर क्या कर सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है। तो ऐसे पेयर कितने बनाए जा सकते थे, 10। ईच पेयर 2 जगह इंटरसेक्ट, 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर सकता है, तो ये हो जाएगा ×2, यानी 20 टाइम्स मैक्सिमम इंटरसेक्शन हो सकता है 5 सर्कल्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी दिस। तो यहाँ पर दिया है 15CR+1 इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ 15CR। तो यहाँ पर है 15CR+1 बाय 15CR इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 15 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा R+1 का फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 15 - R - 1 का फैक्टोरियल। नीचे आ जाएगा 15 फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल और 15 - R का फैक्टोरियल। ठीक है, ओके, 15 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। R फैक्टोरियल है, ये R+1 फैक्टोरियल है, तो R+1 फैक्टोरियल बच जाएगा, सॉरी R+1 बच जाएगा। ठीक है, R फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये है और ये है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास 15 - R बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, 15 - R/R+1 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि हमारे पास आ गया 15 - R इज ग्रेटर देन 2R+2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास कि 3R इज लेस देन 13। सो R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लेस देन 13/3, अप्रोक्सीमेटली 4.33 आ गया। तो इंटीजर इससे छोटा क्या हो गया, 4। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है हमारे पास, ग्रेटेस्ट वैल्यू आर की कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इफ n इज इक्वल्स टू MC2 देन व्हाट इज NC2 इक्वल्स टू। यहाँ पर हमें दिया है कि n अगर MC2 के बराबर है तो NC2 क्या होगा, NC2 यानी n फैक्टोरियल बाय n-2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा n × n-1/2। n की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, m × m-1/2। वैल्यू रखिए यहाँ पर, ये आ गया m × m-1/2। यहाँ पर आ गया हमारे पास m × m-1/2 -1। एलसीएम ले लीजिए, 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बाय 2, तो ये 2, ये 2, ये 2,
नीचे क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो आएगा m-1 इंटू, यहाँ पर इसको कैलकुलेट कीजिए, आ जाएगा m² माइनस m-2/8। अब इसको देखते हैं, क्या इसको फैक्टराइज कर सकती हूँ मैं? हाँ कर सकती हूँ। m² माइनस 2m प्लस m-2, तो यहाँ से m कॉमन आ जाएगा, m-2 प्लस 1 m-2। ठीक है, तो आ गया m+1 और m-2/8 इंटू, ये वाले भी टर्म रख लेते हैं साथ में, तो m इंटू m-1। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, m+1 इंटू m-1 इंटू m-2। तो ये क्या है, m+1c, कितने पीछे चले गए हम, 4 पीछे चले गए ना, राइट। तो ये क्या हो गया, m+1 फैक्टोरियल रहा होगा ऊपर, और नीचे हमारे पास -3 फैक्टोरियल रहा होगा, है ना। +1 बचा, m बचा, देन -1 बचा, एंड देन -2 बचा, और -3 कैंसिल हुआ है, राइट। ठीक बोल रहे हैं ना हम। और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 8 है। अब क्या हो गया, अब 8 तो भाई किसी का फैक्टोरियल होता नहीं है, 4 फैक्टोरियल होना चाहिए अगर इसके बराबर रखना है तो। 8 को क्या रखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 2, ये तो 4 बन गया, ये 2 बन गया। अब इसमें किसकी कमी है, 3 की कमी है, तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ गया 3m+1 का फैक्टोरियल बाय m-3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर बन गया हमारे पास 4 3 2, तो ये बन गया 4 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या आप देख पा रहे हो, 3 टाइम्स m+1c 4 आ गया। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इतना कैलकुलेट करने के बजाय सिंपली चेक भी कर सकते हो। 5c2, सबको ध्यान है, 5c2 क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप 10c2 निकाल लीजिए, और हमारा 6c4 निकाल लीजिए, रिलेशन पता चल जाएगा। ये आपका क्या आएगा, 10c2 45 आएगा, और 6c4 आपका 15 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जाम्पल से भी आप डिस्कार्ड कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ द हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू 1, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच आर अनचेंज्ड ऑन स्क्वायरिंग देयर रूट्स। इसमें क्या कह रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ जो अनचेंज रहेंगी, अगर हम उनके रूट्स बढ़ा भी दें, मतलब रूट्स का अगर हम स्क्वायर कर कर भी दें, तो भी वो इक्वेशंस जो हैं वो अनचेंज रहेंगे। क्या कहने का मतलब है, अल्फा और बीटा हमारे पास रूट है, ठीक है, अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं, तो भी जो इक्वेशन है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बन रही होगी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग दोनों ही इक्वेशन क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी, ये कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या, इक्वेशन में क्या होता है, जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो x² माइनस, यहाँ पर क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स होता है। ठीक है, x प्लस यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अल्फा और बीटा की कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। जब स्क्वायर कर दिया तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा। इसकी कोरस्पॉन्डिंग बनाएंगे तो यहाँ अल्फा बीटा होगा, और इसके बनाएंगे तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन अनचेंज रह रही है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर है, और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर जो है वो अल्फा बीटा के बराबर है। दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ से हम पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं, अल्फा और बीटा के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो सम है, सम ऑफ रूट्स हमारे पास एस है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास पी है। तो बेसिकली यहाँ पर हम एस के लिए और पी के लिए चॉइसेस निकाल लेंगे। सपोज इसके लिए 2 चॉइसेस हैं, इसके लिए 2 चॉइसेस है, तो कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जा सकती है, 2 इंटू 2 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जा सकती है। ठीक है, हमें यही तो देखना है कि यहाँ क्या वैल्यू आ सकती है और यहाँ क्या वैल्यू आ सकती है, हमें
नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बतानी है ऐसी जो अनचेंज रहे, ठीक है। तो एस और पी की मुझे पॉसिबिलिटीज निकालनी है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एस किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ मैं, एस का स्क्वायर माइनस 2p लिख सकती हूँ, बिकॉज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2a अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये क्या है, एस, एस का स्क्वायर, ये क्या है 2 टाइम्स p, एस का स्क्वायर इसके बराबर आ गया, ठीक है। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, एस स्क्वायर माइनस 2p। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 2p इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इधर भी देख लेते हैं, p के कॉरस्पॉन्डिंग ये p है और ये p स्क्वायर है, राइट। पी स्क्वायर किसके बराबर है, पी के बराबर है, तो यहाँ से पी स्क्वायर माइनस पी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। पी कॉमन ले लीजिए, पी माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो पी के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ गई, या तो 0 होगा या फिर पी जो है वो 1 के इक्वल होगा, दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। जब पी 0 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस एस किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो एस कॉमन ले लेंगे, एस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एस या तो 0 हो सकता है या एस क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, जब हम पी 0 लेकर चले, ठीक है। तो यहाँ से सेम केस ऐसे चलता है इस केस में। जब हम P1 लेकर चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यहाँ से अगर हम इसके रूट्स निकालना चाहें तो क्या आ जाएंगे, एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस एस माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एस कॉमन, एस माइनस 2 प्लस 1 एस माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया एस प्लस 1 और एस माइनस 2। एस के लिए 2 हो सकता है या फिर माइनस 1 हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या केसेस आ गए कि अगर P 0 है, प्रोडक्ट ऑफ 0 है, यानी अल्फा इंटू बीटा अगर 0 है तो सम के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो सम 0 होगा या फिर सम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज का ध्यान में रखें तो हमारे पास रूट क्या क्या आ जाएंगे। जब अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट 0 है, या तो अल्फा 0 होगा या फिर बीटा 0 होगा या दोनों 0 होंगे। जब अल्फा 0 होगा तो सम 0 हो नहीं सकता, सम ऑफ जीरो 0 हो नहीं सकता अगर बीटा नॉन 0 है तो, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि अल्फा 0 है और बीटा नॉन 0 है तो सम तो 0 हो नहीं सकता, तो सम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारे पास जीरोस के लिए क्या कंडीशन आ जाएगी, एक जीरो हमारी 1 होगी और दूसरी हमारी 0 होगी। उसके बाद यहाँ पर अगर सम भी 0 है और प्रोडक्ट भी 0 है तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास दोनों ही 0 0 होंगे, दोनों रूट्स जो है हमारे क्या होंगे, 0 0 होंगे। दो पॉसिबिलिटीज आ गई यहाँ से। अब ये देख लेते हैं साइड वाला, इसमें क्या बोले, अगर हम अल्फा बीटा का प्रोडक्ट जो है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो अल्फा और बीटा के लिए क्या क्या चॉइसेस है, अल्फा 1 हो सकता है, बीटा 1 हो सकता है, ठीक है। माइनस वन हो सकता है, या फिर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स रूट 1 के, ठीक है। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा का क्यूब एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी हमारे अल्फा और बीटा के लिए, हाँ जी आ जाएंगी। अब देखते हैं हमें सम क्या होना चाहिए, सम हमारे सम के लिए पॉसिबिलिटी आई थी 2, या फिर क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। अब क्या ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर ये हमारी जीरोस आई तो हमारा सम क्या आएगा, -2, वो तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास आया 1, 1 हो सकता है या फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो सकता है। इसके केस में हमारे पास सम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये वाला केस। और इसके केस में हमारे पास सम क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 0, सॉरी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला केस हो सकता है। तो हमारे पास 1 2 3 4, ये 4 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि स्क्वायर करने के बाद भी हमारा क्या रह रहा है, अनचेंज्ड रह रहा है। लेकिन हमें पूछा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है। अगर जीरोस की पूछता कितनी आ रही है, 4 आ रही है। अब पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी हो सकती है जो अनचेंज्ड रहे स्क्वायर करने पर। तो यहाँ पर हमारे पास सम के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज आई, सम के लिए एस के लिए हमारे पास एक एक करके देखते हैं। जब हमारे पास प्रोडक्ट 0 होगा तो हमारे पास सम के लिए प्रोडक्ट 0 हो गया, मतलब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अब एस के लिए क्या क्या चॉइसेस आई थी, जब हमारे पास प्रोडक्ट 0 है तो हमारे पास एस की चॉइसेस आई थी, या तो 0 या फिर 1, ठीक है। जब 0 हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी दिस, और 1 होगा तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी दिस, ओके। जब प्रोडक्ट 1 होगा तो मतलब हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स समटाइम्स, और यहाँ पर +1। अब यहाँ पर एस के लिए क्या क्या चॉइसेस आई थी, या तो 2 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 इक्वेशंस आ गई हमारे पास, क्लियर है। इस इक्वेशन के रूट्स 0, 0 आएंगे, इस इक्वेशन के जीरोस हमारे पास 1, 0 आएगी,
इस इक्वेशन की जीरोस हमारे पास क्या आएंगी, 1,1 आएंगी, और इसकी क्या आएंगी हमारे पास, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगी। क्लियर है? तो 4 पॉसिबिलिटीज हमारी हो गई हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 2b के बराबर है, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, c स्क्वायर के बराबर है। वेयर b एंड c आर पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, लेट a बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अरिथमेटिक मीन है, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 2a के बराबर है, राइट। एंड g बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा किसके बराबर है, g स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि 2b जो है वो 2a के बराबर है। इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास कि b जो है a के बराबर है। इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा कि जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, यानी जी प्लस सी या फिर क्या हो सकता है, जी माइनस सी। ठीक है, तो जी या तो क्या हो सकता है, सी हो सकता है, या जी क्या हो सकता है, माइनस का सी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला है व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे। अच्छा, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स, सॉरी माइनस सी एक्स प्लस बी सी। ठीक है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस बी, यहाँ से माइनस सी कॉमन आ जाएगा, x माइनस बी। तो x माइनस सी और x माइनस बी हमारा फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर हो गया ये। जीरोस इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो हमारे पास b और c जो है वो क्या बन रहे हैं, इसके जीरोस बन रहे हैं। b किसके बराबर है, a के बराबर है, तो एक जीरो मेरी क्या बन जाएगी, a बन जाएगी। दूसरा रूट क्या बनेगा, c किसके बराबर है, g के बराबर है, तो दूसरा रूट मेरा g बन जाएगा। सो a कॉमा g हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि भाई ये वाली भी तो पॉसिबिलिटी थी, आपने तो एक ही ले ली, तो इस वाली पॉसिबिलिटी का क्या हुआ। ध्यान देंगे, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड बी। कैसा स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं, नेगेटिव स्क्वायर रूट लेते हैं क्या, कभी नहीं लेते हैं। तो जी एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। यहाँ पर हमें बोला था कि जो सी है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है, इंटीजर नहीं, सॉरी, जी एक पॉजिटिव रियल नंबर आना चाहिए, सॉरी। यहाँ पर बोला है कि c जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका मतलब c पॉजिटिव रियल नंबर है तो माइनस c क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा जो केस है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स कैन नॉट बी अ नेगेटिव रियल नंबर। तो ये हमारा केस प्रिवेल करेगा, एंड इसलिए हमारे पास रूट्स जो है वो a कॉमा g, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर अगर आपको बोल देता कि c एक नेगेटिव रियल नंबर है तो कौन सी वाली ब्रांच लेते, आप ये वाला सोल्यूशन लेते, ये वाला नेग्लेक्ट हो जाता। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कह रहा है, इफ 1 माइनस log 10, एक मिनट, if 1 minus log 10 base 10 2 is equals to log base 10 5x 5 raised to power x plus 4 raised to power x plus 3 raised to power x plus 2 raised to power x plus 1। अगर ऐसा हमें दिया है तो आप x की वैल्यू बताइए कि क्या आएगी। अच्छा, तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, log 1 को क्या मैं log 10 बेस 10 लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ, माइनस log बेस 10 2 इज इक्वल्स टू log 10 5x 4 3 रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर x प्लस 1। ठीक है, अब log m माइनस log n, तो क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, log m बाय n, यानी कि log 10 बेस 10 5 इसके बराबर है log बेस 10 5x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, लोग वैल्यू सेम दे रहा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 5 हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 5x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ गया कि 4 इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर x
4 रेज टू पावर एक्स प्लस 3 रेज टू पावर एक्स प्लस 2 रेज टू पावर एक्स। अगर यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू 0 ली तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, दोनों बराबर आ जाएंगे। एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0 सेटिस्फाई कर रही है 0। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पर ये तो चेक ट्रायल एंड एरर हो गया। सेकेंड, तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि जो 2 रेज टू पावर एक्स है, 3 रेज टू पावर एक्स है, 4 रेज टू पावर एक्स है, 5 रेज टू पावर एक्स है, इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैंने एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी ली, कोई भी वैल्यू 1/2, 1/3, 1/5, कुछ भी, 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो 2 की पावर x वेर x इज ग्रेटर देन 0 जो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है। सिमिलरली 3 रेज टू पावर x, क्योंकि 3 1 से बड़ा है तो ये भी हमेशा क्या होगा 1 से बड़ा होगा। और 3 रेज टू पावर सॉरी 4 रेज टू पावर x भी 1 से बड़ा होगा और 5 रेज टू पावर x भी 1 से बड़ा होगा अगर x हम ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं। ठीक है। तो इस केस में हमारी जो राइट हैंड साइड है वो कुल मिला के 4 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है। इसलिए हमारे पास क्या केस बचता है, x इज इक्वल टू 0 का केस ही बचता है। ठीक है। ग्राफ ध्यान है ना, 2 रेज टू पावर x का ऐसा बनेगा 0 पे 1, 3 रेज टू पावर x का और ऐसा बन जाएगा 4 का, और स्टीपली इंक्रीज करेगा। ठीक है, स्लोप बढ़ जाएगी। इस तरह हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा द सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 0। अब अगर आप सोचो कि नेगेटिव ले लेते भाई, फिर ठीक है नेगेटिव ले लो। अगर आप नेगेटिव लोगे तो आपके पास क्या आएगा, जो ये वैल्यू जो है वो आपकी कम आएगी किससे, 1 से, ये भी कम आएगी 1 से, ये भी 1 से कम आएगी, ये भी 1 से कम आएगी, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 4 से कम हो जाएगा, तो वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोला है कि लेट एफ ऑफ एक्स हमें दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ 3x² cos x minus sin x 6 minus 1 0 q q स्क्वायर q क्यूब, और यहाँ पर बोला है कि q एक कांस्टेंट है। देन व्हाट इज सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं सेकंड डेरिवेटिव निकालना है एट x इज इक्वल्स टू 0। तो जब हमें डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दिया होता है तो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, पहली रो का डिटर्मिनेंट करो, सॉरी पहली रो का डेरिवेटिव करो, तो यहाँ जाएगा 6x कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का हो जाएगा माइनस का कोस एक्स। बाकी रोज एज इट इज 6 माइनस 1 0 क्यू क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब प्लस, अब क्या करना है सेकंड रो का डेरिवेटिव करना है। सेकंड रो में सारे कांस्टेंट डेरिवेटिव करेंगे तो 0 0, एक पूरी रो 0 आ जाएगी डिटर्मिनेंट में, तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। सिमिलरली अब क्या करना है, बाकी रोज एज इट इज थर्ड रो का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 0, ये भी हमारी क्या वैल्यू दे देगा 0 दे देगा। ठीक है, तो ओनली हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। अब हमें बोला था सेकंड डेरिवेटिव, तो एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, अगेन सेम फॉर्मूला यूज होगा। पहली वाली रो का आप डेरिवेटिव कीजिए तो 6 आ जाएगा, माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का कोस एक्स, माइनस कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ पर 6 माइनस 1 0 एज इट इज क्यू क्यू स्क्वायर क्यू क्यू। ठीक है, प्लस अब सेकंड वाली रो का करेंगे, पूरी 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, तो यहाँ पर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। सिमिलरली प्लस करके थर्ड रो का डेरिवेटिव करेंगे, बाकी एज इट इज रखेंगे, तो वहां पर भी हमारे 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव। अब हमें क्या करना है, इसमें x की जगह पर क्या रखना है 0 रखना है। तो x की जगह 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, कोस 0 क्या होता है 1, तो माइनस 1, साइन 0 0, 6 माइनस 1 0 क्यू क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब। अब इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारी दो रो क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई। जब दो रो आइडेंटिकल हो जाती है तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या बन जाता है 0। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या बोला है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी
पी माइनस क्यू एक्स माइनस वाई बी माइनस सी क्यू माइनस आर, ये सब इनका डिटर्मिनेंट जो है वो के टाइम्स ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जी है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे? तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर मैं इन सारी रोज को ऐड कर दूँ तो ये माइनस बी है, ये प्लस बी है, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस सी है, ये सी है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस ये है, ये ए है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पर ऐड करूंगी, तीनों रोज को ऐड करूंगी तो पूरी रोज पर ऑपरेशन होगा, राइट। तो यहाँ पर ऐड करूंगी तो भी मेरे पास यही केस बन रहा है, यहाँ पर हो रहा है तो ये यही केस बन रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, रो ऑपरेशन लगाते हैं। कौन सा रो ऑपरेशन लगाते हैं? R1 को ऑपरेट करते हैं, R1 को ऑपरेट करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आ जाएगा हमारी फर्स्ट रो पूरी की पूरी क्या बन रही है, जीरो बन रही है। B माइनस सी, Q माइनस आर, Y माइनस जी, C माइनस ए, R माइनस पी, Z माइनस एक्स। ठीक है, पूरी रो जीरो बन गई। ये इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, जीरो। नाउ k टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो k क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जी के बारे में हम नहीं बोल सकते क्योंकि इनके बारे में हमें कुछ नहीं बताया कि ए क्यू के बराबर है या नहीं, बी पी के बराबर। अगर सारे डिस्टिंक्ट हुए तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट हुए, इंडिपेंडेंट हुए तो डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो आ सकता है। तो हमारे पास के पर चॉइस है, के की पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए इक्वलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जीरो आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला है कि इफ पी क्यू आर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, पी क्यू आर क्यूब रूट्स हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि p प्लस क्यू प्लस आर क्या होगा, जीरो होगा। एंड पी क्यू आर किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक हाँ जी। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए कुछ ऑपरेशंस लगा लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन कम करनी पड़े हमें। तो हम क्या करते हैं कि पहले सारे रूल्स को ऐड कर लेते हैं। जैसे आप ऐड करोगे तो यहाँ पर पी स्क्वायर टू पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर टू क्यू स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर टू आर स्क्वायर और यहाँ पर टू क्यू स्क्वायर, टू आर स्क्वायर टू पी स्क्वायर। तो जो हमारी फर्स्ट रो होगी उसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं हम R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो वहां से टू कॉमन आ जाएगा। ठीक है, टू बाहर ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर है पी स्क्वायर, यहाँ पर है क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पर है क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या आएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जीरो बना लेते हैं, R2 को ऑपरेट करेंगे, R2 में से आप R1 माइनस कर दीजिए। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। R2 में से R1 माइनस करना है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का क्यू स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा जीरो और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का आर स्क्वायर। ये हमारे पास है क्यू स्क्वायर और यहाँ पर है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों रो को ऐड कर सकते हैं। R3 को ऑपरेट करते हैं, R2 प्लस R3, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पर माइनस क्यू स्क्वायर, जीरो माइनस आर स्क्वायर। मैंने क्या किया, R3 प्लस R2, तो यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ क्यू स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर है आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ पी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है ना। अब हम एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड किसके अलॉन्ग करती हूँ मैं, R3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर टाइम्स माइनस आर स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देखो आप ऑपरेशन कोई भी लगा सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है इसको बेसिकली। आप इसको डायरेक्ट भी ओपन कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, पी स्क्वायर, ओके, माइनस आर स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आएगा दिस इंटू दिस, सो ये आ जाएगा आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा बीच में कैंसिल हो जाएगा। ओके, ना अब हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू this is into this is 0 and this into this is r square q square प्लस q की पावर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास और टू हमारे पास बाहर क्या है, मल्टीप्लाई में है इस पूरे के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू की पावर 4 हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास 2 टाइम्स पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और बाहर का 2, तो ये आ गया हमारे पास 4 टाइम्स पी क्यू आर का होल स्क्वायर। और पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थी तो 1 होगी, तो 1 इंटू 4 हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला है इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। हमें क्या पता है कि ए और ए ट्रांसपोज दोनों का डिटर्मिनेंट क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर -2 इंटू -2 तो क्या आ जाएगा 4। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम्स स्टेटमेंट्स, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, इफ n क्रॉस n ग्रेटर देन 1, 1 क्रॉस 1 नहीं है, 2 क्रॉस 2 से शुरू करना है, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स इज आल्सो सिमेट्रिक। अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 या उसके हायर ऑर्डर की हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ए ट्रांसपोज ए के बराबर ऐसी वाली मैट्रिसेस हैं, तो उसका इनवर्स भी क्या बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स भी सिमेट्रिक होता है, उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होता है, क्योंकि ट्रांसपोज और इनवर्स दोनों क्या होते हैं, इंटरचेंज किए जा सकते हैं। आप ट्रांसपोज करके इनवर्स निकालिए या इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज निकालिए, दोनों चीजें बराबर आएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ n क्रॉस n मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सिंगुलर है यानी डिटर्मिनेंट उसका क्या है, 0 है, देन इट्स एडजॉइंट इज आल्सो सिंगुलर मैट्रिक्स। एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इफ m हमें दिया है 2 2 2 डायगोनल पर रखे हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ m इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m। सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ m, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m, डिटर्मिनेंट ऑफ m रेज टू पावर n-1। सो m का ऑर्डर क्या है हमारे पास, साइज क्या है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो n की वैल्यू क्या आ गई 3। सो n-1 यानी 3-1 यानी 2, तो यहाँ हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ m की पावर 3। डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल मैट्रिक्स है ना, राइट, उसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 आ जाएगा। सो हमारे पास आंसर आएगा 8 का क्यूब, दैट इज 512। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 512। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 ना। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, इफ m के इंडेक्स दिया है k इज इक्वल्स टू k-1 k-1 k, वेर k इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर पर वैरी करेगा मतलब 1 से शुरू करेंगे। m1 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 1, दैट इज आइडेंटिटी के बराबर है। m2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 1 1 2। ठीक है, m3 क्या हो जाएगा हमारे पास 3 2 2 3। ठीक है, तो इस तरह से हमें मैट्रिक्स डिफाइन करके दी। ओके, नो प्रॉब्लम। देन व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ m1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ m2 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ m3। देन मैट्रिसेस क्या क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन जनरल हम किसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, एम के का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। क्या आएगा, एम के का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस k-1 का होल स्क्वायर आएगा, राइट। ओके, अब k की वैल्यू रखिए, ये किसका है, एम के का डिटर्मिनेंट है। m1 का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस k-1 यानी 0 का स्क्वायर। ठीक है,
m2 का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। m3 का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या कहाँ तक का सम लेना है, m50 तक का सम लेना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 50 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हमारे पास प्लस का 1 है, यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1 है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास प्लस का 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2 स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हुए हम क्या कर पा रहे हैं, पहले वाली की जो पॉजिटिव टर्म है वो यहाँ से क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, 50 का स्क्वायर बचेगा माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2500 माइनस 0, दैट इज 2500। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये पैटर्न ऑब्जर्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इफ m ट्रांसपोज is a 2 cross 2 matrix, sorry, m transpose is the transpose of a 2 cross 2 matrix है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी हमें ये बताना है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ m प्लस m ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ m ट्रांसपोज के बराबर होगा अगर m एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो। m एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है, m ट्रांसपोज जो है m के बराबर है। तो यहाँ पर m है, यहाँ पर भी क्या है, m है। m प्लस m क्या हो जाएगा, 2m। 2m का अगर हम डिटर्मिनेंट निकाले तो क्या होगा, 2 की पावर कितनी बार आती है, m के साइज के बराबर। m का साइज कितना दिया, 2 क्रॉस 2, यानी 2 की पावर 2 बाहर आएगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ m आई। ठीक है, ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर नजर डालते हैं, यहाँ पर हमारे पास आया डिटर्मिनेंट ऑफ m प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ m ट्रांसपोज किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ m के बराबर। तो यहाँ पर आया हमारे पास राइट हैंड साइड में ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ m, और हमारा लेफ्ट साइड में क्या आया था, 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ m। ठीक है, क्या ये दोनों चीज बराबर होंगे, कब बराबर हो सकती है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ m हमारा क्या हो, 1 हो, सॉरी, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ m 0 हो तो बराबर हो सकती है। क्या और किसी केस में ये इक्वल हो सकती है, क्या 2 टाइम्स के 4 टाइम्स के बराबर हो सकता है। द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि के को 0 होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं दिया, हमें इन जनरल बताना है क्या किसी भी m 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। इन जनरल हम ये नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 हमारी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी स्टेटमेंट नंबर 2। इसमें बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ m प्लस m ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 इफ m इज एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, m ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ऑफ m के बराबर है। ठीक है, तो m ट्रांसपोज की जगह क्या लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ m, इसका डिटर्मिनेंट। अब m माइनस m कर, m में से m ही माइनस कर दिया तो 0 मैट्रिक्स बची, उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। If M is a square matrix such that M cube is equals to M, then how many values of determinant of M are possible? यहाँ पर देखो ध्यान, जहां पर भी डिटर्मिनेंट की बात करेगा ना स्क्वायर मैट्रिक्स देगा। ठीक है, इसने बोला कि M एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ M के लिए क्या क्या पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं। अब M क्यूब का डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ M का क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि M क्यूब क्या है, M इंटू एम इंटू एम, और इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ M इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ M इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ M, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ M का क्यूब, राइट। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ M क्यूब इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ M। मैट्रिक्स बराबर है तो डिटर्मिनेंट भी बराबर होगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ m क्यूब किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ m के बराबर है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ m का क्यूब किसका बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ m के बराबर है। एक तरफ ले जाइए, यहाँ आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ m का क्यूब माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ m किसके बराबर है, 0 के बराबर है।
डिटर्मिनेंट ऑफ m कॉमन ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ m का स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ m के लिए क्या चॉइस आ गई, 0। यहाँ से आगे डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या हो सकता है, m स्क्वायर 1 के बराबर, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ m के लिए क्या चॉइसेस आ गई, 1 या फिर माइनस का 1। एक ही आ गई, 0 हो सकता है, डिटर्मिनेंट 1 हो सकता है और डिटर्मिनेंट माइनस 1 हो सकता है। देखो अगर मैंने m की वैल्यू क्या ले ली, माइनस आइडेंटिटी ले ली, तो इसका अगर मैं क्यूब करूंगी तो क्या आएगा, माइनस आइडेंटिटी आएगा, राइट। अगर मैंने आइडेंटिटी ली, उसका क्यूब करेंगे तो भी आइडेंटिटी आएगा। अगर मैंने जीरो मैट्रिक्स ली, उसका क्यूब करेंगे तो भी जीरो मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। बाकी इसका जो क्या है डिटर्मिनेंट है, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा हमारा ऑर्डर पर। क्योंकि अगर हमारी आइडेंटिटी 4x4 की मैट्रिक्स हुई तो माइनस आइडेंटिटी क्या है, मतलब -1 -1 -1 -1 प्रोडक्ट करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, 4 टाइम्स हो गया। तो बेसिकली इसका जो डिटर्मिनेंट है वो डिपेंड करेगा, बट समझ गए आप, माइनस आइडेंटिटी हमारी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, -1 डिटर्मिनेंट जिसका, ठीक है। जैसे 3x3 अगर हुआ तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो उस केस में -1 आ जाएगा डिटर्मिनेंट। ओके, सो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी चॉइसेस आई, यहाँ पर इन्होंने साइज को कोई मेंशन करके नहीं दिया है। 1 आई, 2 आई, 3 आई, 3 आई, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोला है लेट P क्या डिफाइन किया है, P डिफाइन किया है x प्लस वाई प्लस जेड एंड Q डिफाइन किया है एक्स वाई जेड प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। ओके, इफ दिस डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव, इसका जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है। इक्वल टू 0 का केस होता है क्या पॉजिटिव में, नहीं होता है, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालो, x 1 1 1 y 1 1 1 z, ठीक है। क्या करें, यहाँ पर 0 बना लेते, डायरेक्ट एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है, इतना बड़ा कुछ है नहीं। यहाँ आ जाएगा वाई जेड -1 यहाँ पर आ जाएगा z -1, यहाँ पर 1 और आ जाएगा हमारे पास 1 -5, ठीक है। ये आ गया एक्स वाई जेड माइनस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का z +1 माइनस वाई, ठीक है। तो एक्स वाई जेड क्या है हमारे पास, क्या वैल्यू दी है, क्यू। ये आ गया, माइनस कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड +2, ठीक है। ये क्या है, ग्रेटर देन 0, क्या दिया, पॉजिटिव दिया डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या दी है, हमें p दी है, तो हमारे पास आ गया q माइनस पी प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या बोल सकती हूँ कि q प्लस 2 इज ग्रेटर देन p, q प्लस 2 इज ग्रेटर देन p, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b माइनस a इंटरसेक्शन b यूनियन b माइनस a यूनियन a, ठीक है। तो देखो, एक तो हमारा ये क्वांटिटी है, इसमें से मुझे माइनस करना है ये क्वांटिटी, लेट मी चेक ब्रैकेट्स फर्स्ट। ओके, तो हमें क्या करना है, रुको, ये जो वैल्यू है इसमें से मैं माइनस करूंगी ये पार्ट एंड उसमें मैं यूनियन करूंगी ए का, ठीक है। तो ए तो कंटेन होगा ही उसमें, ओके। तो पहले हम ये वाला जो पार्ट है ये हम पूरा निकाल लेंगे। ए इंटरसेक्शन, ये ए है ये बी है, बहुत पूरा बनाया है, ए बी, ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। यूनियन ए माइनस बी, ए में से बी हटा दीजिए, तो आ गया हमारे पास ये यूनियन किया है तो ये पूरा आ जाएगा, पूरा ए हो गया, ठीक है। ये पूरा क्या बन गया हमारे पास, ए बन गया। इसमें से माइनस करना है मुझे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए, यानी कि ये क्या हो गया, ये बी आ जाएगा। क्या माइनस करना है मुझे, ए इंटरसेक्शन बी यानी ये वाला पार्ट माइनस करना है, यूनियन क्या करना है बी माइनस ए, बी में से ए माइनस कर दीजिए, बी में से ए माइनस कर दीजिए, मतलब ये
ठीक है, तो मुझे क्या करना था, मुझे ये जो पोर्शन था ब्लू जो शेडेड था उसमें से ये रेड वाला माइनस करना है। तो क्या बच गया मेरे पास, a माइनस बी बच गया, राइट। सो दिस कंप्लीट पार्ट इज a माइनस बी। इसका मुझे यूनियन करना है किसके साथ, a के साथ। अब a माइनस बी का यूनियन मैं कर रही हूँ a के साथ ना। a माइनस बी तो a में कंटेन्ड ही होगा, तो इसका यूनियन a के साथ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि किसके साथ यूनियन करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। Let A and B be two sets for some set C. Both A intersection C and B intersection C are empty set. क्या बोल रहे हैं कि A intersection C भी empty set है और B intersection C भी empty set है। मतलब A, मतलब कि C ना तो A के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है और ना ही B के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड A यूनियन C किसके बराबर है, B यूनियन C के बराबर। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए यूनियन सी होगा क्या, वैसे ए यूनियन सी होगा आपका ए के सारे एलिमेंट आएंगे और सी के सारे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, ए और सी में कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं, इन्होंने बोला एम्प्टी सेट है, तो इसका मतलब ए में बिल्कुल डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और सी में डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। देन हमारी जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या आ रहा है, बी यूनियन सी, यानी बी के एलिमेंट आ रहे हैं और सी के एलिमेंट आ रहे हैं। जो सी के एलिमेंट आ रहे हैं वो तो सेम है, लेकिन यूनियन करने के बाद हमारे पास क्या है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब ए और बी जो है वो क्या रहे होंगे, बराबर रहे होंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो इस बात को आप। क्या ए यूनियन बी सी होगा, क्या हम ऐसा जरूरी है हर सिचुएशन के लिए, क्या जरूरी है, ऐसा नहीं है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसने बोला कि अगर ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी है तो क्या नेसेसरी है कि सी एम्प्टी होगा, नहीं जरूरी नहीं है। देखो ये हम ले लेते हैं 1 2, ये हम ले लेते हैं 3 4 और ये हम ले लेते हैं 1। सी लेना है ना मुझे, ये आ गया मेरे पास ए, ये आ गया मेरे पास सी, और मैं बी ले लेती हूँ। 3 4 से इंटरसेक्ट नहीं करना है, मतलब 2 5 6, ये मेरा आ गया बी। ना ए इंटरसेक्शन किया आएगा, सी क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, राइट। क्या सी एक एम्प्टी सेट है, नहीं है एम्प्टी सेट। अब अच्छा ए बी के बराबर भी लेना पड़ेगा, तभी तो यूनियन बराबर आएगा। अगर मैंने ऐसा लिया ए बी के बराबर नहीं है तो यूनियन में क्या आएगा, ए यूनियन सी क्या आएगा 1 2 3 4, और बी यूनियन सी क्या आएगा 2 3 4 5 6। बराबर आए, नहीं आए, इसलिए मुझे बी को अगर मैं इक्वल ले लेती हूँ ए के, मतलब यहाँ पर भी मैं 1 और 2 एलिमेंट लूँ, 1,2 एलिमेंट लूँ इसके बी के। तो अब बताइए ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी, बिल्कुल। बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी है, बिल्कुल। ए यूनियन सी जो है वो क्या आएगा 1 2 3 4, बी यूनियन सी क्या आएगा 1 2 3 4, दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। क्या सी एक एम्प्टी सेट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, ये नेसेसरी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। सी का एम्प्टी सेट होना जरूरी नहीं है, अगर सी नॉन एम्प्टी है तब भी हम ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी आए, जबकि इनके जो यूनियन है वो बराबर आए। क्या ए यूनियन बी सी के बराबर है, नहीं। ए यूनियन बी या तो ए के बराबर है या बी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी, ये भी हमारी यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है। ऑलवेज ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सेकंड ओनली स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऐसे सिचुएशंस में हम वो कंडीशंस बोलेंगे जो यूनिवर्सली ट्रू होंगी। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो ये तो ट्रू होगा ही कि ए बी के बराबर है। ठीक है, इसको और अच्छे से देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा कि ए यूनियन सी बी यूनियन सी के बराबर, यानी ए यूनियन सी जो है वो कंटेंड है बी यूनियन सी में, एंड बी यूनियन सी कंटेंड है ए यूनियन सी में। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ए यूनियन सी अगर बी यूनियन सी में कंटेंड है तो ए भी तो कंटेंड होगा, राइट। हाँ जी, अब ए इसमें कंटेंड है, अब मुझे पता है कि ए इंटरसेक्शन सी तो एम्प्टी है, मतलब ए सी में तो जा नहीं सकता, लेकिन बी यूनियन सी में चला गया, तो कहाँ गया, बी में गया। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा कि ए इज कंटेन इन बी। सिमिलरली उल्टा लेकर चलिए, दूसरे वाली भी तो आ जाएगी ना, बी यूनियन सी इज कंटेन्ड इन ए यूनियन सी। अब यहाँ से बी यूनियन सी अगर कंटेंट है तो बी भी तो कंटेंट हो जाएगा,
और बी सी के साथ इंटरसेक्शन तो एम्प्टी बना रहा है, तो बी कहाँ जाएगा, बी ए में जाएगा। इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं कि ए जो है वो बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।